गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिड्स। ठीक, एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड। देखिए, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया एसिड के बारे में, हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे आए, लेकिन जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया एसिड का वो आया अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आया? अर्हेनियस का। अर्हेनियस ने क्या कहा? अर्हेनियस ने कहा कि एसिड आर दोज सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। ठीक, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, जो पानी में घुलने के बाद क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और बेस के बारे में क्या कहा? बेस वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद OH- आयन देते हैं। खैर, हम बेस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं किसकी? एसिड्स की। तो एसिड के बारे में क्या कहा गया? एसिड आर दो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। ठीक, एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से निकला हुआ है। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, सावर। एसिडस का मतलब क्या होता है? सावर, खट्टा। ठीक, तो एसिड आपको पहले से पता है कि पहले वीडियो में हमने बताया कि एसिड कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। और हमने इसको अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर इंडिकेटर्स की ट्रिक देख सकते हैं पूरी। ओके, तो एसिडस, तो एसिड के बारे में क्या कहा गया? एसिड अर्हेनियस ने सबसे पहले कहा है, अर्हेनियस ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया, एसिड्स आर those substances which dissolve in water to gives H+ आयन। एसिड वो होते हैं जो पानी में घुलने के बाद क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करिए HCl एक्वस मीडियम में। ठीक, HCl किसमें बात करिए आप? एक्वस मीडियम की अगर आप बात करते हैं तो HCl जो है वो टूटता है H+ Cl- में। ध्यान दीजिएगा, H+ Cl- गिव्स H+ आयन। कई जगह इस डिफिनेशन में और ये भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या लिखा रहता है? हाइड्रोनियम आयन। तो ये अगर ऐसा H+ आयन नहीं लिखा हो, हाइड्रोनियम आयन लिखा हो, तो वो डिफिनेशन भी सही मानी जाएगी। कैसे डिफिनेशन सही मानी जाएगी? क्योंकि देखो यहाँ हमने लिखा है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है? AQ को हम दिखाते हैं AQUOUS। एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, बस लिक्विड सोल्यूशन। अगर वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसे पोलर सॉल्वेंट होता है? आपने देखा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यही यहाँ पे भी होगा, इसके वजह से इसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जिस पोलरिटी क्या होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो बात यहाँ क्या होती है कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक, अभी इसका मैं मतलब आपको समझाऊंगा। तो अगर HCl लिख दिया जाए तो HCl + H2O, मान लीजिए एक में क्या लिखा गया? आपको H2O लिख दिया गया, तो क्या होगा ये कि HCl तो यहाँ टूट रहा है किसमें? एक यहाँ पे आपका HCl किसमें टूट रहा है? H+ Cl पे नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। चूंकि वो होते हैं इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा H3O+ Cl-। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होके हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगर एसिड के आगे एक्वस न लिखा जाए और ये तब ये H+ और Cl- में नहीं टूटेंगे और ये एसिडिक नहीं कहलाएंगे। दे आर नॉट एसिडिक। ओके, क्योंकि आपको एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक्वस मीडियम इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक, अगर यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट की देखो, सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर, दूसरे होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट और दूसरे क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट रहेगा
ठीक, यहाँ पे अगर मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट हम लिखते हैं, यहाँ पे अगर पोलर सॉल्वेंट कोई भी है तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो आपकी एसिडिटी देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने HCl लिख के अगर यहाँ पे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लगाया, नॉन पोलर सॉल्वेंट लगाया, तो नॉट बिहेव एज एसिड, नॉट बिहेव एज एसिड, तो एसिड की तरह ये बिहेव नहीं करते हैं, तो एसिड की तरह ये बिहेव नहीं करेंगे। इसके लिए आपको पोलर सॉल्वेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, इसके लिए आपके पास पोलर सॉल्वेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें मान के चलो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं से नहीं आता है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जिसके पास आपने कहा कि जो एसिड क्या होते हैं, दो सबस्टेंस होते हैं जो वाटर में घुल के H+ आयन देते हैं, वाटर में घुल के क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। वैसे ही तो जिसके जिसके पास हाइड्रोजन, जिसके जिसके पास, ऐसा नहीं कि जिसके जिसके पास हाइड्रोजन होगा सब एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, उसके लिए आपका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा हाइड्रोजन जो आयन के रूप में डिसोसिएट हो जाए, ऐसा हाइड्रोजन जो आपको आयन के रूप में डिसोसिएट हो जाए। तो अगर आप बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज की बात करिए, तो इसमें तो आपको 12 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। आप एथिल अल्कोहल की बात करिए C2H5OH, इसमें भी आपको 5 एक 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसकी आपने क्या इसकी बात की, एथिल अल्कोहल की बात की, बट दे आर नॉट एसिडिक, बट दे आर नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एक लाइन का आंसर एग्जाम में जो आपसे एग्जामिनर चाहता है वो सिर्फ एक लाइन या एक वर्ड होता है। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लिखने से, बहुत बड़ा लिखने से किसी को ज़्यादा नंबर नहीं मिलता। बिकॉज दे हैव नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इनके पास जो हाइड्रोजन है वो नॉन आयोनाइजेबल है। बाकी सब में जो थे HCl वगैरह में थे, HCl वगैरह में थे, वो कैसे थे, वो आयोनाइजेबल थे, वो टूट रहे थे किसमें, H++ Cl-, पर इसमें कोई ऐसा टूटने वाला नहीं है। इसलिए इसके पास हाइड्रोजन होते हुए भी ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं हम। देखो बहुत सारे एसिड होते हैं, तो देखिएगा जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करते हैं तो पहला हम देखते हैं, दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कहते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व होके लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन देते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो वाटर में डिजॉल्व, पहला वाला वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब वो पार्शली डिजॉल्व होगा, वो वीक एसिड होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें पहला चीज है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ पे बेस्ड हो, ताकत बताता है। ठीक, मतलब स्ट्रेंथ पे बेस्ड होगा तो क्या होगा, दो तरह से होंगे, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होगा वीक एसिड। तो पहला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वे एसिड जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, जो क्या होते हैं वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं। एसिड्स अंडरगो कंप्लीट
देखिए कंप्लीट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, एसिड्स अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर क्या करता है, अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला टर्म जो लिख दिया H प्लस के ऊपर, तो ये कंसंट्रेशन को बताता है। जो एक ब्रैकेट है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे 3 वर्ड को आप इसको ऐसे लिख देंगे तो इसको आपका ये मान्य हो जाएगा। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन या फिर और हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था। और हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो हम साल्ट पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का साल्ट कैसा हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट कैसा होगा, चाहे जो भी हो, 4 तरह के आपको साल्ट पढ़ने होते हैं। ओके, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एंड इसका जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, तो आपको ये 4 तरह के सॉल्ट पढ़ने होते हैं। तो ऐसा एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में से सबसे सिंपल आपका HCl हो गया। ठीक, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो होते हैं वो क्या किसकी श्रेणी में आते हैं, सब स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आते हैं। अब आप दूसरा बात करिए किसकी, वीक एसिड की। किसकी बात करिए आप, वीक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एसिड्स अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल हमने ऊपर कंप्लीट लिखा है, नीचे पार्शियल लिखा है, दोनों वाला वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पार्शियल मतलब ये पूरा नहीं टूटता है, ये पूरा टूट जाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस, टू छूट गया, टू प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये कम प्रोड्यूस करते हैं, ये लार्ज प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड वीक एसिड। ओके, एग्जाम्पल में कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ओके, फार्मिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ओके, तो ये सारे जो एसिड्स हैं, फास्फोरिक, ये फार्मिक हो गया, ये फास्फोरिक हो गया। तो ये जितने एसिड्स हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट होता है और वीक और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वीक एसिड होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है, लो कंसंट्रेशन में आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे जो डिसोसिएशन होता है ये हायर क्लास में बताया जाएगा आपको। डिसोसिएशन जो होता है उसको हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से दिखाते हैं। ठीक, इसको हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं।
और उसको हम बोलते हैं अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है कि जितनी जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अगर आप बात करें, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो हमेशा 1 और 100% होती है, और वीक एसिड के केस में ये कम होती है, 30-40% के करीब पाई जाती है। हमने अभी बताया था, क्या बताया आपको हमने, डिसोसिएशन के बारे में बताया। ठीक, इसके बारे में बताया डिसोसिएशन, एक कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, एक पार्शली डिसोसिएट होता है। तो अगर आप बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं आपके, पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे दिखाते हैं, अल्फा। तो ये क्या बताता है कि कितना मॉलिक्यूल्स लिया गया, उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, कितना मॉलिक्यूल लिया गया और कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए। ओके, तो आप लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डिसोसिएटेड, कितने एसिड टूटे अंदर जाके। ठीक, कितने एसिड के मॉलिक्यूल टूट के अलग हो गए, और यहाँ है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। तो भाई इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड केस में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और वीक एसिड केस में क्या होता है, पार्शली डिसोसिएट होते हैं। तो ये पहले तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है, ये बताता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ये एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, जो कि फार्मूला होगा ये, इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। और कई बार आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे पूछता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आती है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अल्फा जो होता है वो 1 होता है, और 100% मान के चलिए इसको, या फिर, और वीक एसिड के बारे में अगर आप बात करते हैं, अगर आप वीक एसिड के बारे में बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। ओके, वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। और लेस देन 1 होती है, एंड करीब जो डिसोसिएशन होता है वो लेस देन 30% करीब होता है, मतलब बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। ओके, अगर अब अगली बात करते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, पहला तो हमने डिवाइड किया किसके हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने उसके पहला हमने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड किया, और दूसरा हम बात करेंगे किसकी, कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो कंसंट्रेशन में 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक तो डाइल्यूट एसिड होगा और दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। पहला कंसंट्रेटेड एसिड हो गया, दूसरा क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया। भाई इसमें पानी कम होगा तो एसिड की ज़्यादा मात्रा होगी। They have high concentration of acid, high concentration of
एसिड लिखिए चाहे H प्लस आयन कहिए, इनके पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखो, अगर आप बात करते हैं कंसंट्रेटेड मतलब सीधे समझिए आप गाढ़ा, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक, तो देखिए इसको इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ऐसा नहीं कि जो गाढ़ा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता, नोट कर लीजिएगा। वीक एसिड जो होता है वो हमेशा वीक होता है। वीक एसिड रिमेन्स वीक। वीक एसिड रिमेन्स वीक इफ इट इज कंसंट्रेटेड। अगर वो कंसंट्रेटेड भी होता है तो अभी अगर वो वीक एसिड रहेगा तो वो वीक ही रहेगा। ओके, क्यों? बिकॉज it dissociate into small, ऐसे लिख दिए, बिकॉज इट डिसोसिएट्स पार्शियली, क्योंकि वो पार्शियल डिसोसिएट होता है एंड गिव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। और यही चीज़ आप उसके लिए भी लागू कर सकते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम देता है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो डाइल्यूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो डिसोसिएट पूरा होता है। और लिख देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मे बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक, may be dilute or concentrated. It depends on डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा पे। ओके, तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। ओके, अब देखिए तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। थर्ड कंसंट्रेशन जो है एसिड कितने तरह के होते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी की बात करते हैं अगर हम, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी की अगर आप बात करते हैं तो देखो बेसिसिटी में क्या है कि देखो एक चीज ध्यान देना कि एसिड की हम, कंफ्यूज नहीं होना, एसिड की हम बेसिसिटी देखते हैं। ठीक, एसिड की हम क्या देखते हैं? बेसिसिटी देखते हैं। और बेस की क्या है? वो एसिडिटी देखी जाती है। बेस की क्या है? वो एसिडिटी देखी जाती है। कभी भी कंफ्यूज मत होना पेपर में कि एसिड दे देगा, व्हाट इज द क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड। अब आप कंफ्यूज आएंगे कि एसिड की तो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी कैसे लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि एसिड की बेसिसिटी ही देखी जाती है और बेस की एसिडिटी देखी जाती है। ठीक, तो क्या होती है पहले ये देखिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी भी एसिड में जितने उसके रिप्लेसेबल मतलब जितने उसके हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं, और कौन कौन से हाइड्रोजन उसके रिप्लेस किए जा सकते हैं? जो आयनाइजेबल होते हैं, जो आयन के रूप में होते हैं, वही उन्हीं को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो उसकी बेसिसिटी को बताते हैं। ओके, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड, अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक, तो ये होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन
number of replaceable hydrogen ions, number of replaceable hydrogen ions in the acid. Okay, number of replaceable hydrogen ion in the acid. But the basicity of acid, if anybody asks you, you can say number of replaceable hydrogen इन द एसिड, किसी भी एसिड में जितने उसके हाइड्रोजन आयन रिप्लेस किए जा सकते हैं, ये क्या बताते हैं, ये उसकी बेसिसिटी को बताते हैं. ओके, और जितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होकर बाहर निकलेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे. ठीक, तो एसिड कितने तरह के हो सकते हैं, मोनोबेसिक हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं, मोनोबेसिक, जितने हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेंगे उतने ही डिसॉल्व होंगे. तो मोनोबेसिक क्या होंगे, जिसमें एक हाइड्रोजन दे सकता है वो मोनोबेसिक होगा. जो दो हाइड्रोजन, जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं मोनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल इक्वेशन, वैसे ये भी है. तो जैसे आपने HCl देख लिया, HCl का एक को सॉल्यूशन ले जाइए तो ये टूटता है किसमें, H प्लस Cl माइनस में. ठीक, तो ये भी H प्लस एक्वस होगा और Cl माइनस भी क्या होगा, ये भी एक्वस होगा. तो एक हाइड्रोजन निकला तो ये क्या हो गया, मोनोबेसिक हो गया. ठीक, ये क्या हो गया, मोनोबेसिक हो गया. आप HNO3 की बात करिए, आप HNO3 की बात करिए, एक को सोल्यूशन में इसको भी ले जाइए तो ये H प्लस NO3 पे नेगेटिव चार्ज में टूट जाएगा. ये भी क्या होगा, मोनोबेसिक होगा. ये भी क्या होगा, मोनोबेसिक ही होगा. आप फार्मिक एसिड की बात करिए. ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड CH3COOH. इन एस्टिक मीडियम इट इज डिसोसिएट इनटू CH3C पे नेगेटिव चार्ज प्लस H प्लस. तो ये जितने एक हाइड्रोजन दे रहे हैं इससे सब के सब क्या होंगे, मोनोबेसिक होंगे. क्या होगी, इनकी बेसिसिटी कितनी होगी, इन तीनों की बेसिसिटी जो होगी, आपको बस ये देखना है. आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HNO3. तो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी. इनकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी. फिर अगर आपसे डाई बेसिक के बारे में बात किया जाए, अगर आपसे किसके बारे में बात किया जाए, अगर आपसे डाई बेसिक के बारे में बात किया जाए, ओके, तो डाई बेसिक के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो H2SO4 आप सीधा सा नाम जानते हैं. ये टूटता है किसमें, टूटता है, ये टूटता है 2H प्लस SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज. क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 निगेटिव चार्ज लगाना है. तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2. अब तीसरा है डाई बेसिक की जगह क्या है, ट्राई बेसिक. ठीक, तीसरा क्या है, ट्राई बेसिक. फार्मूला आ जाएगा H3PO4. फार्मूला क्या हो जाएगा, H3PO4. ठीक, तो ये टूटा है किसमें, 3H प्लस PO4 पे 3 निगेटिव चार्ज. ध्यान दीजिएगा, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज आता है, फास्फेट पे भी 2 निगेटिव चार्ज लगा देते हैं, ये गलत है. इसकी बेसिसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 3 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड. जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं. ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की अगर आप बात करते हैं तो एसिड आपको पता है कैसे होते हैं, सावर होते हैं. ठीक, एसिड कैसे होते हैं, सावर होते हैं. कैसा होता है, ये खट्टा होता है. ठीक, दूसरी चीज अगर आप लिटमस पेपर की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था बार. ठीक, हमने आपको क्या बताया था, बार ब्लू लिटमस पे एसिड डालिए तो रेड हो जाएगा. ठीक, रेड कैबेज पे एसिड डालिए तो वो कैसा था, रेड ही रहता है. ठीक,
फिनोप्थलीन पे आप एसिड डालिए तो कैसा होगा, कलरलेस रहेगा। ठीक, फिनोप्थलीन पे आप एसिड डालेंगे तो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक, हाइड्रेंजिया प्लांट अगर एसिडिक सॉइल होता है तो कैसा होता है, उसकी पेटल्स कैसी होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। उसकी पेटल्स कैसी होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। और लास्ट में क्या था, मेथिल ऑरेंज था। मेथिल ऑरेंज पे एसिड डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये तो इंडिकेटर्स थे इसके, ये इसके क्या हो गए, इंडिकेटर। तीसरी चीज आप जानते हैं ये कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब कहता है खदड़ देना। ठीक ठीक, कोरोसिव मतलब होता है एकदम से खुरदरा कर देना उसको, कोरोसिव। तो कोरोसिव नेचर की वजह से जो होता है ये किसी मेटल के साथ, किसी मेटल में नहीं रखे जाते हैं, ये ग्लास या फिर, दैट इज वाई they are contained in glass और सिरेमिक्स। या तो ग्लास में रखे जाते हैं या फिर सिरेमिक्स में रखे जाते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से। ठीक, ग्लास में रखे जाएंगे या तो ये सिरेमिक में रखे जाते हैं। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस की। ठीक, तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। कुछ रिएक्शन आइए हम देखते हैं एसिड की, कौन कौन सी रिएक्शंस एसिड शो करते हैं। ओके, तो अब देखिए एसिड। ठीक, तो पहला है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ अगर रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता है कि जब मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। साल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जिंक प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए तो बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, ZnSO4 या फिर हाइड्रोजन गैस। अगर आपको लगता है ये जिंक जाएगा यहाँ से, जाके यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर आप क्या करिए, जिंक को किसके साथ रिएक्ट कराइए, जिंक को आप 2 मॉलिक्यूल HCl ले लीजिए तो ZnCl2 बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस में भी आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, अगला है कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अगला क्या है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट। ठीक, तो मेटल कार्बोनेट में आपको 2 चीज आता है, Na2CO3। Na2CO3 को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, क्या बोलते हैं आप उसको, वॉशिंग सोडा। तो चेक करा के देखते हैं एसिड की, तो Na2CO3 प्लस H2SO4, Na2CO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने आपको बताया था, हमने आपको एक वीडियो और बनाया था, उसमें हमने ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की। तो उसमें आपको सोडियम ऊपर आता है, तो सोडियम जाएगा यहाँ से सोल्यूशन से, हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस कार्बोनिक एसिड, प्लस क्या निकलेगा, कार्बोनिक एसिड निकल जाएगा। ओके, ये तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन थी। अगर आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए, अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कराइए, बाइकार्बोनेट के साथ कराइए तो क्या हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, इसको वॉशिंग सोडा और इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। ओके, इसको वॉशिंग सोडा और इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कार्बोनेट्स की, ओके, और बाइकार्बोनेट की। तो जैसा कि हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो Na2CO3 और H2SO4 आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, Na2SO4 प्लस H2CO3। तो
तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि H2CO3 जो है यहाँ से ये भी किसमें, इसको तोड़ा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर और ज़्यादा इसको तोड़ा जाए तो ये H2O और प्लस CO2 में निकलेगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी कार्बोनेट होगा CO3 वो ऑलवेज डिसोसिएट होगा CO2 में। कार्बोनेट अगर किसी भी, ये समझ लीजिए कि अगर आपको नहीं आता रिएक्शन कैसे करानी है तो जैसे भी आपको रिएक्शन दिखाई देगी तो अगर कार्बोनेट होगा तो वो कंफर्म है कि वो CO2 में टूटेगा। ठीक, तो NaCO3 का हम दिखाते हैं, इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं HCl से। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको मिल जाएगा NaCl, ठीक, साल्ट प्लस H2O आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे और इसका एक ऑक्सीजन ले लिया और प्लस CO2 तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो ये आपको मिला। तो आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो साल्ट बनाते हैं। आपको एक चीज़ पता है कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। तो जब एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं तो ये एसिड है और ये भी एसिड है और यहाँ पे क्या बन रहा है, साल्ट, यहाँ पे साल्ट बन रहा है। तो आप थोड़ी समझदार होंगे तो आप ये जानते हैं कि जब साल्ट कब बनता है, जब वो बेस रिएक्ट करता है। इसका मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों यहाँ कैसे बिहेव कर रहे हैं, बिहेव एज बेस। यहाँ पे ये बेस की तरफ बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरफ। ओके, अगली रिएक्शन हम खुद बेस से कराते हैं। तो तीसरी चीज अगर आप देखेंगे, अगर रिएक्शन आप बेस से कराएंगे तो अगली रिएक्शन अगर आप बेस से करा रहे हैं तो आपको पता है एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो ये सीधी सी बात है, NaOH आपने बेस ले लिया प्लस एसिड HCl ले लिया, क्या बन गया, NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। ठीक, ये बेस के साथ रिएक्शन हो गई आपकी, किसके साथ हो गई, बेस के साथ रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन देखिए, तो ये चीज़ तो हमने यहाँ भी कहा कि ये साल्ट बनता है। ये क्या बन गया, बेस प्लस एसिड मिलके साल्ट बना रहा है, मतलब बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों किसकी तरफ बिहेव कर रहे हैं, साल्ट की तरफ बिहेव कर रहे हैं। ठीक, अगला है मेटेलिक ऑक्साइड, माने मेटल और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है प्लस इसका ऑक्साइड, प्लस हम क्या ले लिए इसके साथ 2 मॉलिक्यूल HCl ले लिए। तो हमें क्या मिलेगा, CaCl2। CaCl2 भी क्या है, साल्ट है, ये भी साल्ट है, CaCl2 भी सॉल्ट है। अच्छा, CaCl2 मिल गया प्लस क्या बन गया, H2O बन गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनेशन ही होती है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इसका मतलब ये कि मेटेलिक ऑक्साइड भी जितने होते हैं, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव एज, यहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला, बिहेव एज बेस। सभी मेटेलिक ऑक्साइड किस तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरफ बिहेव करते हैं। ओके, अगली रिएक्शन अगर आप इसी में देख लेंगे तो आप देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl कन्वर्टेड इनटू MgCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O। MgCl इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एंटा एसिड की तरह यूज होता है, मतलब एसिड के ठीक एंटी, मतलब एंटा एसिड मतलब अपोजिट, जिसके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है उसको हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में एंटा एसिड्स में ये हम देते हैं। ओके, उसको हम क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हुई। अगली रिएक्शन क्या हुई, देखो पहली रिएक्शन आपने ये पढ़ी, एक, दूसरी ये पढ़ी, तीसरी ये पढ़ी, चौथी यहाँ है, पांचवी रिएक्शन यहाँ है। अब हम देखते हैं छठवीं चीज। ठीक, छठवीं चीज क्या है, एसिड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एसिड। ठीक, हमने आपको पहले था सावर होता है। ठीक, टेस्ट के बारे में हमने सब आपको बताया ही था।
टेस्ट के बारे में हमने सब आपको बताया ही था। ठीक, कोरोसिव होता है, इसलिए सिरेमिक में प्रिजर्व करते हैं, ग्लास सिरेमिक्स में कंटेन किया जाता है, कंटेनिंग ग्लास सिरेमिक्स। तो ये ओवरऑल जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की, सब की सब आपके सामने हैं, सब की सब आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो बरसात का पानी होता है वो करंट का फ्लो करता है, करंट का फ्लो भी करता है और नॉर्मल वाटर नहीं करता है। और वाई रेन वाटर इज एसिडिक, व्हाट इज एसिड रेन। यहाँ से कई क्वेश्चंस के आंसर निकल के आपके सामने आएंगे, यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस के आंसर निकल के आपके सामने आएंगे। ओके, तो आप बात करते हैं कि नॉर्मल वाटर की, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल वाटर। ओके, तो नॉर्मल वाटर में पता है कि आपको कोई आयंस वगैरह नहीं पाया जाता है। नॉर्मल वाटर में क्या होता है, कोई भी आयन नहीं पाया जाता है। ठीक, डिस्टिल वाटर हैव नो आयंस, hence they do not conduct electricity, they do not conduct, hence they do not conduct electricity, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप बात करिए किसकी, रेन वाटर, तो आपको पता है पहली चीज हमारी एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक, बहुत सारी गैसेज जो होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी जो गैसें होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो अब रेन वाटर्स क्या होगा, नाइट्रेट भी पाई जाती है, बहुत सारी गैसें पाई, लेकिन हमको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। तो अगर हम बात करें रेन वाटर, ठीक, रेन वाटर साथ रिएक्शन कराइए। ठीक, वाटर मतलब प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O, तो किसी एक को भी हम लेते हैं, ठीक, तो ये बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक, H2SO3, ठीक, और ये जो होती है ये आपको HNO3 2 मॉलिक्यूल्स HNO3 के रूप में मिल सकती है, नाइट्रिक एसिड के रूप में। ठीक, ये रिएक्शन ऐसे होती है। तो अब आप इसको तोड़िए, सीधी सी बात है, ये वीक एसिड होता है तो वीक एसिड को हम डबल एरो तोड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम, तो ये 2H प्लस CO3 माइनस के रूप में टूट जाएगा। और वे सबस्टेंस जो H+ आयन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो फील्ड होते हैं, फील्ड को क्या करते हैं, स्टेराइल बनाते हैं। स्टेराइल मतलब बंजर, ठीक, फर्टाइल का उल्टा होता है स्टेराइल, ठीक, और ये यील्ड को कम करते हैं, जो पैदावार होती है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, और चीज़ों को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। जो सॉइल की क्वालिटी होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो सॉइल की क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो ये रेन वाटर और जो एटमॉस्फेयर गैसें मिलकर जाती है, ये एसिडिक रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ है। और एक चीज़ और, जिसके पास इनके पास फ्री आयंस होता है, दे हैव फ्री आयंस, hence they produce hence they conduct electricity, hence they conduct electricity। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ये कंडक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल जो चीज़ें थी वो आपको एसिड के बारे में मिल गई। वो क्या मिल गई, आपको एसिड के बारे में मिल गई। एसिड्स कई ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, कई एसिड ऐसे होते हैं जो हमको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और कई एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमको जो हम लैब में बनाते हैं, जो हम कहाँ से क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं। ठीक, तो पहला ऐसे था कि एसिड्स जो होते थे प्लांट एंड एनिमल से मिलते थे,
और दूसरे एसिड वो थे जो मिनरल्स और रॉक से मिलते थे, मिनरल्स ऑफ अर्थ से मिलते थे। ठीक, तो इसको हम पहले ऑर्गेनिक एसिड कहते थे, इसको हम क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक एसिड बोलते थे। ठीक, और ये क्या है? नेचुरली अकरिंग है। ये क्या है? नेचुरली अकरिंग है। और ये क्या है? ये बेसिकली जो है ये इनऑर्गेनिक एसिड्स कहे जाते थे, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड कहे जाते थे, नॉट नेचुरली अकरिंग, ये नेचर में जल्दी नहीं पाए जाते थे। इनकी एग्जाम्पल्स की बात देखा जाए तो जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इसमें हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? सब लैब में बनाए जाते हैं। ठीक, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। H3PO4 इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले तीनों जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये वाला जो है ये क्या है? ये क्या है? वीक एसिड है। ये क्या है? वीक एसिड। अब जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, जैसे जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, उसमें जैसे बहुत सारे होते हैं। आपको पता है कि संतरा और नींबू को जो होता है उनको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑरेंज और लेमन में क्या होता है? क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक, एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली में क्या होता है? टैमरिंड। इमली क्या बोलते हैं हम? टैमरिंड बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक, बेसिकली लेमन वगैरह में पूछते हैं, ऑरेंज लेमन क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक, और मिल्क में खट्टा दूध अगर हो जाए, वैसे भी मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको हम लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के टर्म में लैक्टोज बोलते हैं। ठीक, और सिरका का यूज़ होता है। ठीक, उसमें क्या पता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका नॉर्मल आप यूज़ करते हैं CH3COOH। ठीक, CH3COOH इसका एसिटिक एसिड। और प्रोटीन्स में क्या होता है? एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स में क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये सब हमारे जो है वो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट आप विनेगर देख लीजिएगा, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं। अब एक चीज़ और रह जाती है एसिड में, वो होता है यूज़ ऑफ एसिड। ठीक, यूज़ ऑफ एसिड्स। तो यूज ऑफ एसिड्स की अगर आप बात करें तो यही आप देख लीजिए। ठीक, ये जो होता है ये फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? प्रिजर्वेटिव में यूज होते हैं। ठीक, कार्बोनिक एसिड की बात किया जाए तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये फ्लेवरिंग ड्रिंक, फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग ड्रिंक में यूज किया जाता है। ठीक, और एसिटिक एसिड तो आपको पता ही कि ये भी फ्लेवरिंग ही होता है, और ये भी नहीं, ये तो पिकल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। ठीक, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। ठीक, अमीनो एसिड तो सारे प्रोटीन में ही पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ये तो बहुत जगह, ये तो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कैटलिस्ट के रूप में किस को बनाने में? ग्लूकोज बनाने में कैटलिस्ट होता है ये। ठीक, स्टार्च बनाने में ये क्या होता है? कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक, और फिर इम्प्योरिटी, क्लोरीन की वजह से ये क्या होता है? रिमूव इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कराने में इनका उपयोग किया जाता है। ओके, नाइट्रिक एसिड ड्रग्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, मेकिंग ड्रग्स। ठीक, खेत में जो डाई वगैरह होती हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, और गोल्ड और सिल्वर का प्यूरिफिकेशन,
प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का प्यूरिफिकेशन में? AU और AG, गोल्ड और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। ओके, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ जो होता है वो प्लास्टिक पेंट और ड्रग्स डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है। पेट्रोल रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एसिड में आज पढ़ लिए और एसिड खत्म होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।